जब वेक्टर ए को मैं सम ऑफ टू और मोर वेक्टर लिखूंगा, whenever a vector A is represented as a sum of two or more vectors, तो जिन वेक्टर्स को ऐड करके मैं उस वेक्टर को लिख रहा हूँ, जिन वेक्टर्स को ऐड करके मैं उस वेक्टर को लिख रहा हूँ, तो उन वेक्टर्स को क्या बोलते हो? उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं भाई? जिन वेक्टर्स को ऐड करके तुम इस ओरिजिनल वेक्टर ए को लिख रहे हो, तो उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं भाई? कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है। whenever a vector is represented as a sum of two or more vectors, then the vectors with the help of which that vector is represented, तो उन वेक्टर्स को सबको क्या बोल देते हैं भाई? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी को दिक्कत है इस बात पे? बोल सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ भाई मैं। कितने तरीके हैं वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करने से, करने के, ऐसे सम रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके एग्जिस्ट करते हैं? एक वेक्टर को एज अ सम ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके एग्जिस्ट करते हैं भाई? कम ऑन। एक वेक्टर को एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने के या थ्री वेक्टर्स के सम में रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हो, ये तो मैंने सिर्फ कुछ लिखे हैं। ऐसे इनफाइनाइट तरीके बना सकता हूँ ना मैं। इस वेक्टर को तुम ये भी लिख सकते हो भाई, इस वेक्टर को तुम ये भी लिख सकते हो। नहीं आ रहा ये बस मुझे आ रहा है भाई। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? बस करण को आ रही है और किसी को समझ में नहीं आ रही है? when a vector is represented when a vector is represented as a sum of two or more vectors, when a vector is represented as a sum of two or more vectors, ठीक है? when a vector is represented as a sum of two or more vectors, these vectors ठीक है, with the help of which these vectors, okay, whose addition gives the original vector, whose addition gives the original vector, are known as components of a vector। ठीक है। ये जो वेक्टर है जिनकी हेल्प से मैं ओरिजिनल वेक्टर को लिख रहा हूँ, ये जो वेक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से तुम ओरिजिनल वेक्टर को लिख रहे हो, ए वेक्टर इज ए वन वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर, ए वेक्टर इज ए वन वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर। तो जो ए वन और ए टू वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को क्या बोलते हो भाई? इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं भाई? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। जैसे इनफाइनाइट तरीके एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत ही तरीके से तुम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई। ए वेक्टर को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर जो है, वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है, वेक्टर से छोटा भी हो सकता है भाई। और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर मे बी इक्वल टू द वेक्टर, मे बी लेस देन द वेक्टर, और मे बी ग्रेटर देन द वेक्टर। सारे करेक्ट है, ये सारे करेक्ट है। पर ये सारी चीज हटाने के लिए, हमें थोड़ा सा प्रॉपर करने के लिए, हमने कहा कि भाई ये ऐसे इनफाइनाइट तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो इनफाइनाइट तरीके मत लिखो, उन कंपोनेंट्स को लिखो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
अब वो तुम्हारा जो इन्फिनिटी टर्म था वो हट जाएगा, ठीक है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करो as an addition of vectors which are perpendicular to each other, as an addition of vectors which are perpendicular to each other। तो वो तुम्हारे जो इनफाइनाइट आ रहे थे वो इनफाइनाइट की जगह बस अब रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड करके आ जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड करके, मतलब कुछ ही कम तरीके बचेंगे, वो इनफाइनाइट तरीके तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, एक प्लेन में कुछ ही तरीके बचेंगे, इनफैक्ट एक प्लेन में एक ही तरीका बच जाएगा। तो क्या कह रहे हैं भाई, ठीक है। इफ दीज कंपोनेंट्स, भाई जैसे मैंने बोला वेक्टर ए इज ए वन प्लस ए टू, तो ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर दोनों को ही क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं। ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर दोनों को ही क्या बोलते हैं भाई, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि कंपोनेंट को ऐसा चूज करो कि कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे रहें, परपेंडिकुलर रहें, तो ऐसे कंपोनेंट्स को क्या बोलोगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलोगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे की कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती है, क्या बोलते हैं हम इसको, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इफ द components of vector are perpendicular to each other, then they are known as rectangular components, or more commonly, or components of vector are more commonly used for, वैसे तो डेफिनेशन वाइज तो अलग है, रेक्टेंगुलर भाई प्रॉपर डेफिनेशन वाइज तो अलग है, प्रॉपर डेफिनेशन वाइज तो कंपोनेंट्स अलग चीज है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलग चीज है। और आगे जाके अब जब मैं फिजिक्स में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलता रहूंगा, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या मीन कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही मीन कर रहा हूँ, ये मोस्ट प्रोबेबली हम क्या मीन करेंगे भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही मीन कर रहे हैं। ये बात समझ में आई, अगर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, अगर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनको क्या बोलते हैं भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है, देन दे आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। कभी भी हम वर्ड बोल रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर तो उसका मतलब क्या होता है, ज्यादातर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब होता है भाई, है ना, उसका मतलब क्या होता है, ज्यादातर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मीनिंग होता है। क्लियर है भाई ये बात, क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मीनिंग होता है, तो ये ए वेक्टर, ये ए एक्स वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर, ए एक्स वेक्टर ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर। भाई ज्यादातर कंपोनेंट से मतलब हमारा क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मीनिंग रहेगा, ये तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स बोल देते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई बोल देते हैं। कोई भी वेक्टर होगा जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा उसको ए एक्स वेक्टर बोल दो, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा उसको ए वाई बोल दो, वो तो तुम्हारी मेन नेमिंग है, वो तुम कैसे भी कर सकते हो, नेमिंग तो वो तुम पे डिपेंड करती है भाई, वो तुम्हारी मर्जी है कैसे भी करना। लेकिन हमें दूसरा एक तरीका याद रखना है भाई। अब देखो कल भी हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा हो गया तो कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा भाई, तो ए एक्स कितना आएगा, ए कॉस थीटा,
है ना। एक्स कितना आएगा भाई, ए कॉस थीटा आएगा। ए वाई कितना आएगा, अपोजिट साइड अपॉन ए, ए वाई विल बी ए साइन थीटा। ये आ जाएगा भाई, ए वाई ए साइन थीटा आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी निकल के आई है, इन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं भाई हम, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। दिखाई दे रहा है भाई सबको। अब वेक्टर ए लिखने की जगह तुम क्या लिख सकते हो भाई, ए एक्स लिख सकते हो, ए वाई लिख सकते हो। तुम बोल दोगे ए वेक्टर की जगह ए कॉस थीटा लॉन्ग एक्स एक्सिस, ए साइन थीटा लॉन्ग वाई एक्सिस। कर सकते हैं ऐसा। तो ये ए एक्स और ए वाई को क्या बोलते हैं भाई, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए। ए एक्स और ए वाई को क्या बोलते हैं भाई, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए। किसी को दिक्कत है इस बात से, ए एक्स और ए वाई को क्या बोलेंगे भाई, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए। सही है, क्लियर है ना। ठीक, ए एक्स और ए वाई को क्या बोलोगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए। ठीक है, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। अब होगा क्या, अब होगा क्या भाई, बार बार तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी है, बार बार तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी है भाई। जहां तुमने एंगल थीटा देखा, वहां तुम क्या करोगे, कॉस थीटा कर दोगे। या जिस डायरेक्शन के साथ कॉस थीटा बन रहा होगा, वहां क्या करोगे, कॉस थीटा। उसके परपेंडिकुलर क्या लिख दोगे, साइन थीटा लिख दोगे। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर क्या लिख दोगे, साइन थीटा लिख दोगे। करोगे ऐसा, देखें जरा आगे। जिधर भी एंगल थीटा बन रहा होगा तुम उधर कॉस थीटा बता दोगे। बाकी थोड़े से प्रॉपर इनके नेमिंग करेंगे हम कंपोनेंट्स का भाई। प्लस होगा कंपोनेंट, माइनस होगा। जैसे कॉस थीटा कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो कंपोनेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर तुम्हें दे गया, मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, ओरिजिनल वेक्टर के बराबर हो जाएगा। उससे ज्यादा तो नहीं होगा, ज्यादा होगा क्या भाई, उससे ज्यादा होगा क्या। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द ओरिजिनल वेक्टर ना, मैग्नीट्यूड में। देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, ये जो ओरिजिनल वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से छोटा ही रहेगा ना। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ओरिजिनल वेक्टर से छोटा रहेगा। कैसे छोटा रहेगा भाई, क्योंकि कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, वन से छोटी होती है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर वन से छोटी है तो ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ए से छोटी आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू अगर वन से छोटी है, इसका मतलब क्या है, ए एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ए से छोटी आएगी, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू वन हो गई तो एक्स ए के बराबर हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू वन से छोटी हुई तो एक्स ए से छोटा हो जाएगा। वही बात ए वाई के लिए भी ट्रू है। ए वाई कितना होता है, ए साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू वन से छोटी है, साइन थीटा की वैल्यू वन से छोटी है या वन के बराबर है, तो ए वाई की वैल्यू भी क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू। ए वाई की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू ए। तो ये आ गया भाई कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कैन बी इक्वल टू द वेक्टर और दे कैन बी लेस देन इक्वल टू वेक्टर। अगर कंपोनेंट कौन सा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। और नॉर्मल कंपोनेंट अगर है तो वो ज्यादा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। नॉर्मल कंपोनेंट है तो ये ज्यादा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब बार बार तुम हम इसको कंपोनेंट्स को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं फिजिक्स में। तो बार बार मैं ये नहीं बनाऊंगा, ट्राइंगल नहीं बनाना है मुझे, बार बार ट्राइंगल नहीं बनाना है। इसी चीज को मैं कैसे समझूंगा भाई, ये एंगल थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट तुमने मुझे कितना बताया,
ए कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट कितना बताया तुमने, ए कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर का कितना बताया तुमने, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा को यहाँ ड्रॉ करने की जगह तुम और कहाँ ड्रॉ कर सकते हो, फ्री वेक्टर्स होते हैं ना, तो वहां बनाने की जगह तुम यहाँ भी बना सकते हो ना, एक ही बात है, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई इस बात से। भाई ए साइन थीटा को तुम यहाँ ड्रॉ करो या फ्री वेक्टर्स होते हैं उठा के इधर लिख दो, एक ही बात है ना, फ्री वेक्टर्स होते हैं इसको उठा के इधर लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। या ए कॉस थीटा को उठा के ऊपर लिख दो, ठीक है, या ए कॉस थीटा को उठा के ऊपर लिख दो, ए साइन थीटा को उठा के इधर लिख दो, या ए कॉस थीटा को उठा के ऊपर लिख दो, मैटर नहीं करेगा, ठीक है, मैटर नहीं करेगा। समझे इस बात को। पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ए एक्स यहाँ है, ए वाई यहाँ पे है, फ्री वेक्टर्स को उठा के इधर लिख दो, ए वाई को उठा के यहाँ से इधर लिख दो, या ए एक्स को उठा के ऊपर लिख दो, ए एक्स को उठा के ऊपर लिख दो, इसको उठा के ऊपर लिख दो ए कॉस थीटा, इसको उठा के इधर लिख दो ए साइन थीटा, चलेगा, है ना। इनको क्या बोलते हैं भाई, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो अब इसको तुम्हें बार बार ट्रायंगल नहीं बनाना, ये याद रखना है, जिधर एंगल थीटा उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर क्या, साइन थीटा, जिधर एंगल थीटा उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, या जिधर एंगल थीटा उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, गलती नहीं करना, जिधर एंगल थीटा उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। मैंने 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे बॉल को थ्रो कर दिया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे एक बॉल को थ्रो कर दिया, तो घबराना नहीं है, हमें पूछा गया कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर बताओ। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे भाई, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल, एक उसके परपेंडिकुलर। तो जिधर एंगल थीटा है उधर उधर कितना लिखेंगे, जिधर एंगल थीटा है उधर कितना लिखोगे A भाई, cos theta. ये cos theta. यानी कि 10 cos 60 डिग्री। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर तुम्हें पूछा गया तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इट इज 10 cos 60, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। इसका y कंपोनेंट पूछा तो इधर आएगा 10 cos 60, y कंपोनेंट किधर आएगा, A sin 60. आएगा किधर, ऊपर या X नीचे, y ऊपर आएगा. ऊपर आएगा। उन दोनों को ऐड करने के बाद ओरिजिनल वेक्टर बनना चाहिए ना, इस तरीके से होने चाहिए दोनों, इस तरीके का सिस्टम बनना चाहिए। तो ये आगे की तरफ आया तो ए वाई किधर आ रहा होगा, ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तभी तो ऐड करके निकालोगे इसको, है ना। तो ए वाई ऊपर की तरफ आएगा, कितना, 10 sin 60, तो वी वाई कितना, 10 sin 60 कितना आएगा भाई, 5√3 मीटर पर सेकेंड। 10 cos 60, 10 sin 60, 5√3 मीटर पर सेकेंड, सही है। 10 cos 60 5 हो गया, 10 sin 60 5√3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है भाई, 5√3 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट है, याद रहेगा सबको। तुमने एक बॉल को फेंका 60 डिग्री एंगल पे, तो आगे की तरफ वेलोसिटी 10 cos 60 है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 sin 60 है, गलती नहीं करना। पीछे की तरफ फेंको बॉल को,
20 मीटर पर सेकेंड से तुमने पीछे की तरफ थ्रो कर दिया 37 डिग्री एंगल पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा कितना, जिधर एंगल है उधर कितना लिखोगे, जिधर एंगल है उधर 20 cos 37 ठीक है, जिधर भी एंगल तुम्हें पता है उस तरफ 20 cos 37, उसके परपेंडिकुलर कितना लिखोगे 20 sin 37। 20 sin 37। भाई एग्री कर रहे हैं सब इस बात से या नहीं, 20 cos 37 20 sin 37, इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस आ जाएगा तुम्हारा ओरिजिनल वेक्टर ये वेलोसिटी का। तुम्हें पूछा गया एक्स कंपोनेंट कितना हुआ तो तुम बोलोगे 20 cos 37 लेफ्ट की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई कंपोनेंट कितना हुआ तो 20 sin 37, ठीक है। 20 cos 37 की वैल्यू 20 इंटू 4/5 16, 20 sin 37 की वैल्यू 20 इंटू 3/5 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 16 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड 16 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। 20 मीटर से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, 20 मीटर से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एंगल है 45। कंपोनेंट्स बताओ भाई इसका, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बताओ भाई। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालो भाई। भाई एक्स कंपोनेंट कितना से मतलब क्या होगा मेरा, एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, तो एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है भाई ये 45 डिग्री, तो आगे की तरफ कंपोनेंट आएगा कितना 20 cos 45, है ना 20 cos 45, 20 इंटू cos 45 का मतलब 1/√। 1/√2, तो 20 इंटू 1/√2 ना, 20 इंटू 1/√2, तो ज़्यादा से ज़्यादा √2 इंटू 10 हो सकता है, ये 20 इंटू 1/√2। फिर एक कंपोनेंट अगर आगे आया, अगला कंपोनेंट किधर आएगा, नीचे या ऊपर, 20 cos 45 अगर आगे है तो 20 sin 45 किधर होगा, अगला कंपोनेंट नीचे आ नीचे जाएगा। नीचे आएगा। भाई ये दिखाई दे रहा है सबको।
कंपोनेंट किधर होना चाहिए, नीचे या ऊपर? भाई वापस ऐड करके ओरिजिनल वेक्टर बनना चाहिए कंपोनेंट्स को ना, कंपोनेंट्स को ऐड करके ओरिजिनल वेक्टर बनना चाहिए। तो तुम ऊपर बनाओगे तो ओरिजिनल वेक्टर कैसे बनेगा? तो क्या होना चाहिए, किधर आना चाहिए? नीचे आएगा ना, तभी तो इसको ऐड करके ये बनेगा। ये वाला कंपोनेंट क्या बोलते हैं भाई, नीचे की तरफ का कंपोनेंट। कितना आएगा भाई नीचे की तरफ का कंपोनेंट? सेम ही आएगा। ये नहीं आएगा, 20 sin 45, यानी कि 20 × 1/√2। कर सकते हो भाई सब इस तरीके से? 20 × 1/√2। कंफ्यूजन था सृष्टि? नहीं, कोई बात नहीं भाई, ज्यादा तेज तो नहीं करा रहा मैं, दिख रहा है भाई सबको, क्लियर है? कर सकते हो इस तरीके से? क्लियर है या नहीं? यस, यस। नहीं बताओगे? बताओ भाई। क्लियर है इधर, सर। इधर फोर्स खींचा, फोर्स से भाई मैंने पुल करा इसको, कितनी फोर्स से खींचूं? कितनी फोर्स से खींचे भाई? बोलो, तुम बताओ कितनी फोर्स से खींचे थे? 100 10 न्यूटन की फोर्स से, 10 न्यूटन की फोर्स से खींचा 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो इसको आगे की तरफ पुल कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो आगे की तरफ पुल कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, दोनों की वैल्यू बताओ भाई। कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो आगे की तरफ खींच रहा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो ऊपर की तरफ खींच रहा है। करो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग कितनी फोर्सेज आ रही है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग कितनी कितनी फोर्सेज आ रही है भाई? यस, दोनों वैल्यू लिखो। यस, बाकी भी बताओ। यस, यस, यस। भाई हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना आएगा? 10, जिधर एंगल है उधर कितना लिखना है? 10 cos 10 60। cos 60। उसके परपेंडिकुलर कितना लिखना है तुमको, ताकि उसको ऐड होके बनेगा ना वो, तभी तो लिखोगे इसके परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कितना आएगा? 10 sin 60 भाई, समझा सबको? ये आएगा 5, और ये आएगा कितना? 5√3। यही बताया भाई सबने आंसर? यस। एक आएगा 10 cos 65 और दूसरा आएगा 10 sin 60 5√3। ये सभी ने आंसर बताया भाई, करेक्ट है। एक थोड़ा सा टफ वाला उठा लो एग्जाम्पल, नाराज तो नहीं हो जाओगे? ये देखो भाई, इनक्लाइन है, इनक्लाइन है, इनक्लाइन पे ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इनक्लाइन पे ये नॉर्मल ऐसा हो जाएगा भाई, टेढ़ा हो जाएगा। ब्लॉक तो बेचारा वहीं रखा होगा। एम जी, एम जी तो यहीं का यहीं रहेगा भाई।
mg तो यहीं का यहीं रहेगा। ये थीटा है, ये 90 है, ये वाला कितना आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा भाई थीटा आएगा, ये वाला एंगल थीटा आएगा। ये नॉर्मल आ जाएगा, ये प्लेन के पैरेलल आ जाएगा भाई। एक आ गया भाई प्लेन के पैरेलल और दूसरा आ गया प्लेन के परपेंडिकुलर। एक आएगा प्लेन के पैरेलल आएगा, दूसरा क्या आएगा भाई प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। क्या बोलते हो, प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके का आएगा, है ना। तो एम जी किधर लगता है भाई, बॉडी का वेट किधर लगता है नीचे की तरफ। एम इंटू जी क्या लिखा है ये मैंने, वेट ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी होता है और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना। या अभी अगर याद है, पता है सबको या नहीं पता, चलो पता सर। पता है। पता है तो अच्छी बात है, उसको एम जी लिख देना, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका वेट लिख दो डब्लू, इसका वेट है नीचे की तरफ डब्लू। तो क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ बॉडी along the plane and perpendicular to the plane। करो एक बार कैलकुलेट, component of weight of the body along the plane and perpendicular to the plane। component of weight of the body along the plane and perpendicular to the plane। भाई ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस इंक्लाइन प्लेन को हमने टिल्ट कर दिया ताकि ये कितना एंगल बनाएगा, सर ये प्लेन है, इस प्लेन को हमने टिल्ट कर दिया तो इसी को क्या बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। पहले प्लेन था सीधा, अब इस प्लेन को हम घुमाते गए प्लेन कैसा हो गया टेढ़ा हो गया, तो जब प्लेन टेढ़ा हो गया इसको क्या बोलते हैं इनक्लाइंड प्लेन, क्योंकि वो इंक्लाइन हो गया ना। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक जब ऐसे रखा हुआ था तो उसका वेट नीचे था वर्टिकली। अब भी वेट तो नीचे रहेगा भाई, मैं इसको टेढ़ा कर दूं तो वेट टेढ़ा हो जाएगा क्या, इसका वेट किधर लग रहा है नीचे की तरफ, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया तो इसका वेट किधर लगेगा नीचे की तरफ। अभी भी नीचे की तरफ। पेन का वेट किधर लग रहा है नीचे लग रहा है, पेन को ऐसे रखा वेट किधर लगेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ही रहेगा ना भाई, वेट चेंज तो नहीं करोगे वेट को। तुम सीधे खड़े हो तुम्हारा वेट नीचे है, तुम्हें टेढ़ा कर दिया मैंने तो वेट तुम्हारा किधर लगेगा नीचे की तरफ। नीचे ही लगेगा ना हमेशा। वेट ऑफ द बॉडी तुम्हें मैंने उल्टा खड़ा कर दिया तो वेट तुम्हारा ऊपर लगने लगेगा, नहीं वेट तुम्हारा नीचे ही लगेगा। वेट हमेशा किधर लगता है टुवर्ड्स द अर्थ ना, अर्थ खींच रहा है तुम्हें भाई तो नीचे की तरफ ही लगेगा, तो वेट किधर लग रहा है इसका नीचे की तरफ लग रहा है। तो मैं क्या पूछा गया है कि इस वेट को रिजॉल्व करो किधर अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो करना है। करो उसको ट्राई। ठीक है निधि।
बाकी भी बताओ। देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये उसका परपेंडिकुलर है। जब तुम इंक्लाइंड प्लेन को थीटा से घुमाओगे तो परपेंडिकुलर भी कितने से घूमेगा? जब इंक्लाइंड प्लेन को थीटा से घुमाओगे तो परपेंडिकुलर भी भाई कितने से घूमना चाहिए? थीटा से। थीटा से घूमेगा ना भाई, ये बात क्लियर है सबको? यप, इंक्लाइंड प्लेन अगर थीटा से घुमा के तुमने ऐसा कर दिया तो इसका जो परपेंडिकुलर रहेगा, ये परपेंडिकुलर भी कितने से रोटेट कर जाएगा भाई? थीटा से रोटेट कर जाएगा। तो जिधर एंगल थीटा है उधर कंपोनेंट कितना आएगा? जिधर एंगल थीटा है उधर कंपोनेंट कितना आएगा भाई इस डायरेक्शन में? जिधर एंगल थीटा है उधर का कंपोनेंट हमेशा कितना लिखना है भाई? कॉस थीटा। तो डब्ल्यू कॉस थीटा। उसके परपेंडिकुलर कितना लिखना है? किधर आएगा परपेंडिकुलर, नीचे या ऊपर? परपेंडिकुलर नीचे आएगा या ऊपर आएगा? नीचे। नीचे की तरफ आएगा। तो अलोंग वाला कितना कंपोनेंट आएगा भाई? डब्ल्यू साइन थीटा। नीचे क्यों बोला इसने? ताकि इन दोनों को ऐड करके ओरिजिनल पे जा सके ना। तो नीचे होगा तभी तो जा पाओगे। तो भाई जिधर एंगल थीटा है उधर कॉस थीटा आएगा, उसके परपेंडिकुलर यानी कि अलोंग वाला कितना आएगा? डब्ल्यू साइन थीटा आएगा। थोड़ा सा समझा भाई? थोड़ा सा तो समझा होगा भाई। दो ही जनों ने आंसर दिया है, बाकी बताओ भाई क्या हुआ? करण? करण? सर आप एक और बार समझा सकते हैं? ये समझा? यस सर। भाई ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इसका एमजी किधर लग रहा है? नीचे। ब्लॉक को मैंने टेढ़ा कर दिया, इसका एमजी इसका वेट किधर लगेगा? नीचे। पक्का? चेंज तो नहीं हो जाएगा? ब्लॉक को मैंने टेढ़ा कर दिया, उसका वेट या एमजी नीचे ही लगता रहेगा। ब्लॉक को मैंने ऐसे कर दिया, इसका वेट किधर लगेगा? नीचे ही लगेगा ना। वेट हमेशा किधर लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो हमें बस ये पूछा हुआ है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक रखा है। व्हाट डू वी मीन बाय इंक्लाइंड प्लेन? तो एक इंक्लाइंड प्लेन का मतलब एक सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। इंक्लाइंड प्लेन का सिंपल सा मतलब क्या है? एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इसके ऊपर तू ब्लॉक कैसा भी रख दे, इसके ऊपर तूने ब्लॉक कैसा भी रख दिया किसी भी ओरिएंटेशन में, उसका वेट किधर लगेगा? नीचे लगेगा। नीचे लगेगा एक तो वेट, और दूसरा अलोंग द प्लेन। अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या है? ये प्लेन है भाई अपना, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज नोन एज इंक्लाइंड प्लेन। ये इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग का मतलब क्या है? ये अलोंग का मतलब इसके अलोंग, ठीक है, लाइन उसके पैरेलल। उसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? कि लाइन क्या है? उसके परपेंडिकुलर है।
यहाँ तक डाउट है? नो सर। ये वाली लाइन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस चीज में डाउट है? नो सर। इसका मतलब क्या है? अलोंग द प्लेन या पैरेलल टू प्लेन? ये भी क्लियर है, अलोंग द प्लेन। फिर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना आएगा? 90 आएगा भाई। ये वर्टिकल एकदम, भाई ये हॉरिजॉन्टल है और अर्थ कैसे खींचता है? नीचे खींचता है ना, तो ये कैसा आएगा? वर्टिकल आएगा एक दूसरे के। ये 90 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? ये 90। यस सर। भाई अर्थ जो किसी बॉडी को पुल करता है नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो वेट नीचे है और ये हॉरिजॉन्टल ये है, तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे है ना ये। 90, ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना आया? कमान, ये थीटा, ये 90, 91 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 ना, तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब ये अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तुम उनका नाम ही बोल रहे हो, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो कितना एंगल है इनके बीच का? अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री 90। करण को बता, करण। यस सर 90। अलोंग द प्लेन लिखा है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन तुमने वर्ड लिखा है, यानी कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये 90 माइनस थीटा ऑलरेडी है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है? दो सोच ले दोबारा नो एक बार, सर। मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा के आ रहा हूँ, तो सोच एक बार दोबारा। हाँ भाई, किसी को डाउट था? अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन में किसी को डाउट था क्या भाई? अभी रिजॉल्व करना बाकी है, अभी तो पहले एंगल्स वगैरह लिखे हैं। इतना क्लियर है सबको या नहीं क्लियर है? ठीक है, अभी हमने सिर्फ क्या लिखा है? एंगल लिखा है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा, ये सब क्लियर है। अब उसके बाद तो हम पढ़ चुके हैं ना, उसके बाद का हम पढ़ चुके हैं। जिधर एंगल थीटा होता है उधर का कंपोनेंट कितना आता है? जिधर एंगल थीटा होता है उधर का कंपोनेंट कितना आता है भाई? डब्ल्यू कॉस थीटा। पक्का? जिधर एंगल थीटा होता है उधर का कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा, उसके परपेंडिकुलर का कंपोनेंट कितना आएगा? साइन थीटा। तो इधर ये थीटा एंगल है भाई, जिधर भी थीटा एंगल मिले, इधर नहीं, जिधर भी तुमको थीटा एंगल मिले उधर का कंपोनेंट तुमसे पूछा गया तो तुमको घबराना नहीं है, तुम्हें तुरंत उधर का कंपोनेंट कितना लिख देना है भाई? डब्लू कॉस थीटा। उसके परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर ऊपर बनाएगा या नीचे बनाएगा? नीचे बनाएगा ना, तभी तो इन दोनों को ऐड करके ओरिजिनल आ पाएगा। करण, ऊपर या नीचे? नीचे। ये बात क्लियर है या ऐसे ही बोल रहा है? नहीं सर क्लियर है, दोनों का एडिशन है वो। हाँ, तो डब्लू से लिखो भाई, और एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। लिखो भाई इतना सब। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज रहेंगी, हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस में।
v वेलोसिटी से आया, इस पे स्ट्राइक करा, v वेलोसिटी से आया, इस पे स्ट्राइक करा थीटा एंगल पे, या v वेलोसिटी से आया, इस पे स्ट्राइक करा थीटा एंगल पे। ये एक बॉल है, v वेलोसिटी से आई, दीवार पे स्ट्राइक कर रही है भाई थीटा एंगल पे। तो मोमेंटम याद है, मोमेंटम क्या बोलते थे, मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन है। तो क्वेश्चन है भाई, फाइंड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम perpendicular to wall and parallel to wall। करो ट्राई, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम परपेंडिकुलर टू वॉल एंड पैरेलल टू वॉल। आंसर निकालो। कर दिया, कर दिया भाई। टफ 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 नहीं है, एकदम सिंपल। मोमेंटम, मोमेंटम का हमने बोला वेक्टर क्वांटिटी। देखो मास m है और ये वेक्टर भी है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखो भाई। मैग्नीट्यूड कितना बताओगे तो मुझे मोमेंटम का, mv ना। मैंने तुमसे पूछा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, मास इंटू वी वेक्टर, तो मोमेंटम वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड कितना बोलोगे, mv बोलोगे। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना बोलोगे भाई, mv। सही बात है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बोलोगे तुम mv। फिर mv जा रहा है ऐसे, mv जा रहा है भाई ऐसे, ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। दिखाई दे रहा है भाई सबको आगे जाते हुआ। कंफ्यूज नहीं करना है भाई, ना कंफ्यूज करना है ना कंफ्यूज होना है। देखो भाई ये रही दीवार, मोमेंटम जा रहा है भाई ऐसे टेढ़ा, मोमेंटम जो वेक्टर है ऐसे जा रहा है भाई, ऐसे है ना, ये है भाई, ये है मोमेंटम। तो जिधर एंगल थीटा होगा उधर कितना लिखोगे, जिधर एंगल थीटा होगा उधर कितना कंपोनेंट लिखना है तुमको। उधर परपेंडिकुलर टू द वॉल कितना आएगा, यस प्रणव करेक्ट है, mv cos theta। mv cos थीटा परपेंडिकुलर टू द वॉल, तो क्या लिखोगे, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वॉल। भाई किसको चमक नहीं रहा बिल्कुल भी, है कोई ऐसा, बिल्कुल नहीं चमक रहा। क्या कर रहे हैं ये, क्या लिखे जा रहे हैं, क्या mv, क्या COS लिख दिया, कभी कुछ लिख रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है। वॉल वॉल के सेकंड दूसरे साइड पे दिया, क्या कह रहे हो, वॉल के दूसरे साइड पे दिया है। वॉल के दूसरी साइड मैंने, वो वेक्टर तो फ्री वेक्टर है ना, कैसा भी ले जा सकता ना, ऊपर ले जा नीचे ले जा, फ्री वेक्टर होते हैं ना। जैसे मुझे समझ में आए, जैसे मेरी कैलकुलेशन मेरे को समझ में आए वैसे कर सकता हूँ ना। हाँ हाँ सर। फिर ये mv cos थीटा हो गया, तो अब इसके पैरेलल कंपोनेंट कौन सा आएगा, ऊपर वाला। पैरेलल वाला कितना आ जाएगा भाई, पैरेलल टू वॉल, कंपोनेंट पैरेलल टू वॉल कितना भाई, यस भाई आ रहा है सबको।
यस सकीना। विरुष्टा आ रहा है भाई? मीनाक्षी करेक्ट है। आ रहा है भाई सबको? कर सकते हैं इस तरीके से? अदिति, श्लोक, सिद्धेश, आ रहा है भाई सबको? करेक्ट है। जिधर एंगल दिखे उधर कॉस कर दो, उसके परपेंडिकुलर क्या करोगे? साइन कर दो। या जिधर एंगल दिखे उधर कॉस थीटा कर दो, उसके परपेंडिकुलर क्या कर दो? साइन थीटा कर दो। जिधर भी तुमको एंगल दिखे उधर कॉस थीटा कर दो, उसके परपेंडिकुलर तुम क्या करो भाई? साइन थीटा कर दो। समझे क्या? देखो फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं। ये वाला एग्जांपल तुमने अभी करा था या वेलोसिटी वाला करा था ना? तुमने एक बॉल को फेंका भाई कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड। अभी तुमने रिजॉल्व करा था भाई थोड़ी देर पहले, क्या चलो नया करा लेते हैं। 53 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल है, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे तुम्हें बनाते हैं प्लेन को, उसको क्या बोला जाता है भाई? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके परपेंडिकुलर जो है इसको क्या बोला जाता है भाई? वर्टिकल। तो अगर मुझे पूछा गया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई। तुमने क्या बोला भाई? हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट कितना? 10 cos 50। आ रहा है सबका? बाकी भी बताओ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बताओ भाई, लिखो जरा। बताओ भाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। यस। जिधर एंगल 53 है उधर का कंपोनेंट कितना लिखना है मुझे डायरेक्टली? 10 कॉस 53। जिधर एंगल दिया है भाई उधर का कंपोनेंट तुरंत कितना लिखना है तुमको? 10 कॉस 53। तो ये 10 कॉस 53 जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 10 × 3/5 आएगा। यस बाकी का करेक्ट है भाई। मीनाक्षी 3/5 6 आएगा वो। और अगला कितना आएगा भाई? इधर का कॉस आ गया है तो उसके परपेंडिकुलर का कितना आएगा? ये आ गया कॉस, तो उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आएगा। और कितना आएगी इसकी वैल्यू? 10 sin 53। तो 10 × 4/5 8 आ जाएगा भाई। कर सकते हो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल 10 cos 53 और वर्टिकल 10 sin 53। 10 cos 53 एंड 10 sin 53। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos 53, वर्टिकल कंपोनेंट 10 sin 53। समझे? कंफ्यूजन है किसी को? लास्ट एग्जांपल लेके फिर आगे थ्योरी पढ़ा रहे हैं फिर, है ना? भाई सिंपल सा था। अब इसी में घबराना नहीं। अगर हमने प्लेन बदल दिया, घबराएंगे क्यों भाई? अगर मैंने अब प्लेन बदल दिया, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल प्लेन मत लो, वही वेलोसिटी रखो। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया था? 53 पे। तो वो 53 रहने दो चलो, 10 मीटर पर सेकेंड। 53 एंगल रहने दो।
एक प्लेन ले लिया मैंने, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं इसको भाई, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड प्लेन कितना बना रहा है एंगल, 37 डिग्री बना रहा है। तुम्हें वैल्यू नहीं निकालनी, बस कॉस साइन की टर्म्स में बता देना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है भाई, दिस इज नोन एज इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड मतलब जो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे है, ठीक है, किसी एंगल पे अदर देन जीरो, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो मुझे पूछा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू इंक्लाइन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू इंक्लाइन। और अगला पूछेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। करो ट्राई। पैरेलल टू इंक्लाइन कितनी वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कितनी वेलोसिटी है। वैल्यू नहीं निकालनी है, कॉस साइन की टर्म्स में ले देना। करण ये तो पिछली बार का आंसर है, वही आंसर बोलता रहेगा क्या। निधि का करेक्ट है भाई। सकीना का भी करेक्ट है। कौन, इस बार तुम्हें बताना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा मुझे। करण का करेक्ट है भाई। तुमको आया या नहीं आया, तुम्हारे आंसर से ही तो पता चलेगा। तुम्हारी शक्ल दिख नहीं रही है मुझे। 53 के ऊपर क्या लिखा है, 53 डिग्री लिखा होगा। 53 डिग्री सर्कल बनाया हुआ, 37 डिग्री। वैल्यू 10, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जिसको रिजॉल्व करना है। भाई किसी का 9 10 बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कोई है किसी का 9th एंड 10th बहुत स्ट्रांग हो। थोड़ा बहुत मैथ्स डिफरेंट टाइप की कर रखी हो, सेट्स वगैरह वाली जो रहती है। तो अगर ऐसा है तो KVPY है, उसका फॉर्म निकला हुआ है, भर सकते हो। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, KVPY, ठीक है, KVPY है। इसका फॉर्म निकला हुआ है, 7 नवंबर को पेपर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो उसका एडमिशन इसी के थ्रू होता है, KVPY। मेडिकल वाले भी भर सकते हैं और इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं। PCMB चारों का टेस्ट होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।
बैंगलोर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, रिसर्च में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, चाहे मेडिकल में रिसर्च हो चाहे इन वैसी रिसर्च हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में। भरा है किसी ने? किसी ने नहीं भरा है? भर सकते हो भाई, देख लेना एक बार। इसका तो आंसर बता दो, इसमें कहाँ इतना तुम लड़ाई कर रहे हो, इसमें आंसर नहीं आया तुम्हारा अभी तक। भाई ये 10 है, ये 10 है, तो इस 10 का कितना एंगल बन रहा है, इस वेक्टर का प्लेन के साथ कितना एंगल आ रहा है? 53 माइनस 37 कितना आता है? 16 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा? इस प्लेन का एंगल कितना आ रहा है भाई? इस प्लेन का एंगल, सॉरी इस वेलोसिटी का एंगल प्लेन के साथ कितना आ रहा है? 16 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट किधर हो जाएगा? जिधर एंगल है उधर कितना कंपोनेंट आएगा? अलोंग द प्लेन, कौन अलोंग द प्लेन कितना आएगा? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू इंक्लाइन, मतलब अलोंग द इंक्लाइन कितना कंपोनेंट लिखोगे? बताओ भाई। 10 cos 16। 10 cos जिन्होंने आंसर नहीं, चलो तुमने तो दे दिया था आंसर, कोई और बताना अगली बार। जिन्होंने आंसर नहीं लिखा है उनमें से कोई बताओ। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू इंक्लाइन 10 cos 16 हो गया है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब किधर आएगा? ये वाला। कोई और बताओ भाई, जिन्होंने आंसर नहीं लिखा था, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा भाई? मीनाक्षी बताओ। यस, ठीक है, कितना आएगा उसके परपेंडिकुलर? यस, 10 sin 16। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 10 sin 16। ठीक है, तो जिधर एंगल हो बिना डरे उधर कॉस कर दो, और उसके परपेंडिकुलर बिना डरे क्या कर दो? साइन कर दो। और पैरेलल और ये ऐसे बनने चाहिए ताकि उनको ऐड होके वापस अपना क्या आ जाए? ओरिजिनल वेक्टर आ जाए। ये बनने ऐसे चाहिए कि इनको ऐड करके वापस हमें क्या मिल जाए? ओरिजिनल वेक्टर मिल जाए। क्लियर है ये बात? कर देंगे ऐसा सब, है ना? कर दोगे? करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर। तुमने एक वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया ना, एक कॉस एक साइन। तुमने एक वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक कॉस एक साइन। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, splitting the vector into its component is known as resolution of vector. The process of splitting the vector into its component is known as resolution of vectors. समझे? The process of the phenomena या process of splitting the vector into its component is known as resolution of vector. घबराना नहीं resolution वर्ड देख के। resolution का मतलब ही क्या है? ये जो तुमने 1 घंटे से कर रहे हो तुम, cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा जो कर रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं? इस करने को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तुम उसको ब्रेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे कि अब मैं एक बार दोबारा तुमको दिखा देता हूँ वापस। तुमने अभी तक क्या किया भाई? तुमने मुझे सिंपल सा ये बोल दिया है, ए 5 यूनिट था सबसे पहले, याद है ना? ये ए वेक्टर था, इधर ये एंगल थीटा है, तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये दोनों क्या हो गए भाई?
ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा क्या हो गए? ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं भाई? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलोगे, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलोगे भाई? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। बोल दोगे या नहीं बोलोगे? बोल दोगे भाई। भाई ए एक्स ए कॉस थीटा के बराबर है, ए वाई ए साइन थीटा के बराबर है। ए एक्स ए कॉस थीटा के बराबर है, ए वाई ए साइन थीटा के बराबर है। इसको क्या बोला जाता है भाई? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोला जाता है। ये क्या बोलते हैं इसको? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। समझे? ए एक्स ए वाई, ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ए वाई इज ए साइन थीटा। यही करा ना भाई, पिछले 1 घंटे से ये कर रहे हैं। ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ए वाई इज ए साइन थीटा। लास्ट 1 आवर से भाई यही कर रहे हैं हम। ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ए वाई इज ए साइन थीटा। सही बात है। ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ए वाई इज ए साइन थीटा। लास्ट 1 आवर से भाई हम यही कर रहे हैं। ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई ए साइन थीटा कह रहा था। अब तुमने मुझसे कहा कि ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर अब किसी ने कहा कि व्हाट इज वेक्टर ए? तो वेक्टर ए इज ए एक्स along x axis प्लस ए वाई along y axis। यही है ना? या फिर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो भाई। दिखाई दे रहा है सबको? व्हाट इज वेक्टर ए? वेक्टर ए इज ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। भाई एग्री कर रहे हैं सब या किसी को कंफ्यूजन रह गया? व्हाट इज वेक्टर ए? वेक्टर ए इज ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर का एडिशन करोगे तो ए वेक्टर मिल जाएगा, जिसमें अगर ए एक्स लिखा हुआ है ए कॉस थीटा, ए वाई लिखा हुआ है ए साइन थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड का साइन थीटा, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ए एक्स एंड ए वाई क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अगर ये इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको मुझे क्या बोलना चाहिए? इट इज नॉट कंपोनेंट, इट इज कंपोनेंट वेक्टर ना, कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ ए। भाई ए एक्स वेक्टर लिखा हुआ है तो उसको कंपोनेंट नहीं बोलते। कंपोनेंट किसको बोलते हैं? सिर्फ ए एक्स को, या फिर ए कॉस थीटा को क्या बोलते हो? कंपोनेंट बोलते हो। और उसके ऊपर मैंने साथ साथ डायरेक्शन भी लगा दिया, ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भाई? कंपोनेंट वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है बात? इसको क्या बोलोगे भाई? कंपोनेंट वेक्टर। समझे क्या भाई? सबको समझ में आया? अगर ए एक्स और ए वाई लिखा हुआ है उसको तुम कंपोनेंट बोलोगे, और उसी के साथ साथ मैंने अगर एरो भी बना दिया, अगर मैंने उसी के साथ साथ एरो भी बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? कंपोनेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट वेक्टर। कंफ्यूजन है क्या करण, अभिजीत, अदिति? नो सर। ठीक, ठीक है भाई। तो इट इज नोन एज कंपोनेंट वेक्टर्स। चलेगा। अर्नव क्लियर है? विरोष्टा, अर्नव, जरमीन भी डिस्कनेक्ट हो गई है भाई। क्लियर है भाई? तो भाई ये पहला पार्ट है अपना, इसमें हमें कोई गलती नहीं करनी है, इसमें हमें कोई गलती नहीं करनी है। कंपोनेंट वेक्टर नाम आया मतलब ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर की बात करो, दैट इज कंपोनेंट विद वेक्टर साइन। और सिर्फ एक कॉस थीटा लिखा है मतलब दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कर देंगे भाई सब, किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं जरूरी नहीं है। ए वाई, ए एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए एक्स इज along x axis, ay is along y axis। परपेंडिकुलर और पैरेलल क्या? ax is along x axis, ay is along y axis। किसके पैरेलल या परपेंडिकुलर करना? ax is along x axis, ay is along y axis। समझा? चलो और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं।
भाई जिधर भी एंगल हो, जिधर भी एंगल थीटा हो, उधर वाला कंपोनेंट क्या होता है भाई, ए कॉस थीटा होता है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा था, इसलिए इधर वाला कंपोनेंट हम क्या बोलते थे, ए कॉस थीटा। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं तो चेंज नहीं हो जाएगा। नहीं भाई, परपेंडिकुलर कॉस कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे तुम टर्मिनोलॉजी बदल दोगे। परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर, पैरेलल इज पैरेलल। जिधर एंगल थीटा है उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। अब जैसे सपोज ये वेक्टर ए है, अब इसके कंपोनेंट्स बताना जरा, क्या क्या लिखोगे। ये वेक्टर ए है, इसके कंपोनेंट्स करो जरा। जिधर एंगल थीटा है उधर कितना आएगा, जिधर एंगल थीटा है उधर कंपोनेंट तुम्हें कितना लिखना है भाई, कोई वैसा जनरलाइजेशन नहीं करना है कि एक्स इज ऑलवेज ए कॉस थीटा। ऐसी सिचुएशन में एक्स ए कॉस थीटा है, और जैसी सिचुएशन रहेगी तुम उसके अकॉर्डिंग करोगे। भाई जिधर एंगल थीटा है उधर कितना, ए कॉस थीटा। ये हमेशा वैलिड है। तो ये एंगल थीटा है, तो इधर का ऊपर का कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा। फिर ये ऊपर का ए कॉस थीटा आया, तो ये आगे का कंपोनेंट कितना आएगा, ये आगे वाला ए साइन। ए साइन। सबको दिखाई दे रहा है भाई, जिधर एंगल थीटा उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर कितना, साइन थीटा। भाई एग्री करोगे सब या नहीं करोगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। जिधर एंगल थीटा उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। श्रद्धा क्लियर है। श्रद्धा सुन रहे हो, नहीं। ये बताओ भाई, कोई बात नहीं, बनी आया था। प्रणव तुम बताओगे या कौन बताएगा, तो जनरल सब बताओ भाई, सब ट्राई करो। ये है भाई इस बार, ये बताना इसका कॉस थीटा किधर होगा, साइन थीटा किधर होगा। ए कॉस थीटा किधर होगा, ए साइन थीटा किधर होगा। इसका कंपोनेंट्स में अगर हम ब्रेक करें, ए एक्स और ए वाई। करो, कैसा आएगा भाई, जिधर एंगल थीटा है उधर कितना आएगा, ए कॉस। जिधर एंगल थीटा है। ये ऐसे वेक्टर है, जिधर एंगल थीटा है उधर क्या करोगे, ए कॉस थीटा। जिधर भी एंगल थीटा है उधर तुम तुरंत क्या लिख दोगे, ए कॉस थीटा लिख दोगे। और उसके परपेंडिकुलर क्या लिख दोगे, ए साइन थीटा लिख दोगे। ठीक है, जिधर एंगल थीटा उधर ए कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर मुझे ऐसा बनाना है ताकि उनको ऐड करके वापस ओरिजिनल वेक्टर आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा ए साइन। क्या बोल रहे हो अर्नव, ए इज 90 माइनस थीटा। अर्नव नहीं समझा मुझे, क्या बोलना चाहते हो, ए इज 90 माइनस थीटा। अर्नव उसको क्लियरली एक्सप्रेस करो, ये समझा। जो भी डाउट है क्लियरली एक्सप्रेस करो, हम अभी कर देंगे क्लियर। एक्सप्रेस तो करो, क्या कहना चाहते हो।
ठीक है भाई अर्नव, ओके भाई, गलती नहीं करनी है। जिधर एंगल थीटा मिले उधर ए कॉस थीटा कर देना है, उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा कर देना है। जिधर भी एंगल थीटा मिले उधर ए कॉस थीटा कर देना है, उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा कर देना है। ये बताओ, ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर का कंपोनेंट कितना और नीचे का कितना? ये कंपोनेंट कितना और ये कंपोनेंट कितना? दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखो। यस यस यस। तो जिधर एंगल थीटा है उधर कितना? ए कॉस थीटा। जिधर एंगल थीटा है उधर कितना? ए कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर कितना? ए साइन थीटा। भाई सबको समझ में आया ना पूरा? सबको समझ में आया भाई? पूरा पूरा है ना? सिंपल है। कर दोगे रिजॉल्व इस तरीके से? ठीक है? इस तरीके से रिजॉल्व कर देना। इसको रिवाइज करना भाई, आज के पूरे लेक्चर को, या आज के पूरे लेक्चर को रिवाइज करना अच्छे से। कंपोनेंट्स के ब्रेकिंग को रिवाइज करना। और ये क्वेश्चंस करने स्टार्ट करें वेक्टर्स के। यस सर। ठीक है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर तक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब ये जो लास्ट पार्ट बचा है, कुछ थोड़ा से लेक्चर्स और लगेंगे, उसके बाद पूरा कर देना। आई कैप जे कैप के कैप करके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो वाले नहीं करने हैं अभी, उसके अलावा सारे कर सकते हो। ठीक है? आई कैप जे कैप के कैप वाले इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो वाले मत करना, उसके अलावा सारे कर देना। चलेगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर्स के क्वेश्चंस करने तुम स्टार्ट करो। तत्वा से ही कर रहे हो ना? यस सर। हाँ ठीक, उसको करने स्टार्ट कर दो और इसको रिवाइज कर लेना। इसको रिवाइज कर। चलो आज का इतना ही है, कल करते हो नेक्स्ट। किसी को कुछ डाउट रह गया तो बताओ, वरना जा सकते हो।